Which one of the following is not the most likely measure the government, the RBI, takes to stop the slide of Indian rupee? So whenever we're talking about the slide of Indian rupee, it means depreciation of the rupee. Yeah. तो depreciation कभी कभी टेंस माहौल में हम लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वैल्यूएशन में डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन की अगर कुछ और टर्म लिखा हो उसमें कंफ्यूज, तो ये इसमें थोड़ा फोकस होके इकोनॉमी के क्वेश्चन थोड़ा फोकस होके पढ़ना। ठीक है, फोकस रहेंगे तो जल्दी आंसर सुनेंगे। Curbing imports or non-essential goods and promoting exports। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो तो नॉट 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 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंपोर्ट्स को कर्व करेंगे। डेफिनेट सी बात है, इंपोर्ट अगर हमें करना होगा तो और फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज जितना ज्यादा चाहिए होगा उतनी हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। ठीक है, तो ये एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रूपी डिनोमिनेटेड मसाला। रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू करने का मतलब यही है कि हम अपने रुपए की डिमांड बढ़ने का मतलब कि हमारी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो आगे यही समझेंगे कि सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का, जितनी डिमांड उतनी ज्यादा वैल्यू। ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से क्या होगा कि फॉरेन करेंसी में बोरोइंग कर सकते हैं हम। यानी कि अगर हम दूसरी करेंसी को इंडिया में लाएंगे, जो भी कॉर्पोरेट्स हैं उनकी अगर गवर्नमेंट कंडीशंस ईज करती है तो बाहर के फॉरेन बैंक से वो बोरो कर सकते हैं। फॉरेन बैंक से बोरो करेंगे फॉरेन करेंसी में, तो फॉरेन करेंसी हमारा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, उससे हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट्स ईज कर दिए लोन के, ठीक है, ताकि ज्यादा मनी फ्लो मार्केट में बढ़ाना, उसे कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जब भी ग्रोथ चाहिए, जब हमारे पास डिफ्लेशन चल रहा है, उस कंडीशन में हम मनी ज्यादा मार्केट में इनपुट करने के लिए आरबीआई ये पॉलिसीज अप्लाई करती है, आरबीआई है गवर्नमेंट के। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है मनी सप्लाई को मार्केट में बढ़ाना। तो मनी सप्लाई को मार्केट में बढ़ाने से रुपए की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ये डोमेस्टिक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि ये स्टेप लाइकली स्टेप नहीं होगा गवर्नमेंट का तुरंत में। लॉन्ग टर्म में हो सकता है एक्सपेंशनरी, कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सब बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन इमीडिएट टर्म्स में ये नहीं होगा। तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, devaluation of currency, the effect of devaluation of currency। चलो, तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब ये देखो नियर और डियर, नीर और डियर जो भी आप कहते हैं वो आ गया। इनको पढ़ने के बाद फिर आंसर करेंगे दोबारा से फिर। अब समझ होते हैं हर चीज की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, डिमांड एंड सप्लाई। जितनी ज्यादा डिमांड, अगर उसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई नहीं है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि उसकी डिमांड प्राइस बढ़नी है। कोई भी गुड हो उसमें हम करेंसी भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, करेंसी का इनिशियल फेज और लेटर फेज देख लेते हैं। करेंसी इनिशियली क्या थी, करेंसी जो थी वो एक देखा जाए तो कमोडिटी करेंसी थी। कमोडिटी करेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई जितनी करेंसी है उसकी उतनी वैल्यू भी है। यानी कि सिल्वर कॉइन है तो सिल्वर कॉइन जितना हम दे रहे हैं तो उसकी तुरंत वैल्यू है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव करेंसी आ गई। पेपर करेंसी रिप्रेजेंटेटिव होती है। रिप्रेजेंटेटिव करेंसी में क्या होता है कि अगर हमारे पास 10 रुपीज है तो उतने का कोई कमोडिटी, और वो कमोडिटी क्या है, गोल्ड। कि सारे वर्ल्ड ने गोल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड यूज किया, यानी 10 रुपए का गोल्ड हमारे बैंक्स में रखा हुआ है, उसका रिप्रेजेंटेटिव यानी रिसीट हमारे पास है, तो रिप्रेजेंटेटिव करेंसी है। ठीक है, बट रिप्रेजेंटेटिव के बाद फिएट मनी है। फिएट मनी जो आजकल की करेंसी है उसे फिएट मनी बोलते हैं, बिकॉज उतना गोल्ड नहीं था किसी भी कंट्री के पास। और धीरे धीरे जब करेंसी की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई तो वैसे वैसे ये गोल्ड की कमी बढ़ती गई कि उतना गोल्ड हम नहीं रख सकते अपने पास जितनी हम करेंसी इशू कर रहे हैं मार्केट में। उसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम गोल्ड रखेंगे तो कहाँ से लाएंगे इतना गोल्ड, इसलिए फिएट मनी का कॉन्सेप्ट आया। तो उतना गोल्ड नहीं रखना है, एक बस ट्रस्ट है गवर्नमेंट में कि हाँ ये करेंसी का
सर्कुलेशन में जो करेंसी है वो उतनी वैल्यूएबल है। ठीक है, तो अब ये तो डोमेस्टिक करेंसीज आ गई। अब इसी का कंपैरिजन अगर हम दूसरी करेंसी से करें कि एक करेंसी दूसरी करेंसी से बड़ी क्यों है या छोटी क्यों है, तो उसमें आता है कॉन्सेप्ट ट्रेड का, बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब हम किसी से ट्रेड करते हैं तो जब उसके वो हमारे उसके पास हम हमें देने के लिए ज्यादा चीजें हैं, इसका मतलब कि हमारे पास डिमांड ज्यादा है। ठीक है, हम उससे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिससे हम ज्यादा डिमांड करेंगे तो अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है करेंसी की, नहीं हम इतने में नहीं इतने में देंगे। ठीक है, हमें इस चीज की जरूरत है तो वो डिसाइड करेगा नहीं, बिकॉज कि हमारी जो कमोडिटी है, हमारे जो आईफोन्स हैं वर्ल्ड में ज्यादा डिमांड में है, तो हम अपने मन मुताबिक प्राइस लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्योंकि उनका ट्रेड ज्यादा है किसी कंट्री का, तो इसलिए उनकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा है। या हिस्टोरिकली भी वो डोमिनेट करते रहे वर्ल्ड में, तो उनसे ही ज्यादा ट्रेड, जैसे ग्रेट ब्रिटिश जो ब्रिटिश पाउंड्स है, तो ब्रिटिश पाउंड्स की वैल्यू अभी भी डॉलर से भी ज्यादा हम देखते हैं, डॉलर से भी ज्यादा एज कम्पेयर टू रुपी है। बट जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो ट्रेड डिफरेंस है, वो यूएस से कंपेरिजन में काफी कम है। फिर भी यूएस डॉलर से ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ का इन्फ्लेशन थोड़ा कम है, और हिस्टोरिकली भी ऐसा रहा है कि जो ब्रिटिश पाउंड्स है वो हमेशा से हाई वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि तब वैल्यू उनकी 1900 में ज़्यादा थी, बहुत सारी कॉलोनीज थी, उनकी इकोनॉमी वर्ल्ड में काफ़ी आगे थी। तो वो करते करते कम हुआ पहले। डॉलर जब सर्कुलेशन में आया, डॉलर जब प्रोमिनेंस में आया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, ये प्रोमिनेंस में आया तब, एज कम्पेयर टू ब्रिटिश पाउंड्स, कि ब्रिटिश वन ब्रिटिश पाउंड कुड बाय $5। ठीक है, फिर भी बट धीरे धीरे जब अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया तो डॉलर की वैल्यू फिर भी कंपैरेटिवली अब भी थोड़ी सी ज्यादा है, $1 इक्वल टू 1.2 ब्रिटिश पाउंड ऐसे कुछ। बट ट्रेड इतना डिफरेंशिएट ऐसे होते होते भी उतनी वैल्यू अभी तक इतना ही कम हो पाई है, तो एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी हो गया। और मेन रीजन ये कहा जाता है कि जो यूके में इन्फ्लेशन है वो हमेशा लो रहा है। इन्फ्लेशन लो रहने से करेंसी की वैल्यू कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि बहुत ही उतनी उतनी करेंसी में काफी ज्यादा चीजें हम खरीद सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन लो होने का मतलब यही है कि एक ब्रिटिश पाउंड्स में इन्फ्लेशन लो है, इसका मतलब बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। बट इसलिए हमें ब्रिटिश पाउंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा पैसे लगेंगे, रुपीस लगेंगे, अगर हम ब्रिटिश पाउंड से हम एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो फिर फैक्टर्स देख लेते हैं करेंसी की वैल्यू में क्या क्या। इंटरेस्ट रेट्स। अब इंटरेस्ट रेट कैसे अफेक्ट करते हैं? जैसे यहीं पे बॉन्ड यील्ड की बात आ जाती है। अगर यूएस ट्रेजरी, हम सिर्फ अभी यहाँ पे यूएस के टर्म से बात कर रहे हैं, बट करंट सिचुएशन में क्या है कि हम बहुत सारे कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ यूएस पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए जब भी रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है तब भी हम कहते हैं कि रुपी इज स्ट्रांग। क्यों कहते हैं ये भी समझेंगे। क्योंकि पहली चीज इंटरेस्ट रेट्स, अब इंटरेस्ट रेट्स यूएस ने बॉन्ड यील्ड, अपने बॉन्ड की जो यील्ड है वो कम हो गई, तो उससे क्या होगा? मोस्टली क्या होता है, बिजनेसमैन जो है सेफ जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। अब वहां पे इन्वेस्ट ना करके दूसरी मार्केट्स में जाएंगे। जब वो दूसरी मार्केट्स में जाते हैं, जब हमारी मार्केट में आएंगे, तो हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें एक्सचेंज करना होगा इन इंडियन रुपी। जब हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट इस तरह से करेंसी की वैल्यू को डिसाइड करता है। हम सिर्फ अभी यहाँ पे जब भी बात करते हैं यूएस बॉन्ड डील की, जब न्यूज में आता है तो मोस्टली यूएस का ही आता है, क्योंकि ज्यादातर अभी भी यूएस में ज्यादा इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं लोग, इसलिए यूएस की बात करते हैं। अब इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से डायरेक्ट, इन्फ्लेशन का मतलब यही है कि ज्यादा इन्फ्लेशन मतलब आपको ज्यादा पैसे लगेंगे या रुपए लगेंगे वही चीज खरीदने के लिए, तो आपकी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। यानी कि जो चीज आप 80 रुपीज में लेते थे, अगर आप 100 रुपीज में ले रहे हैं, तो यानी कि आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, इसलिए आपको ज्यादा करेंसी देनी पड़ रही है वही चीज लेने के लिए। ठीक है, इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन इरोड द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी, और
लोकल गुड्स की जो है प्राइस भी बढ़ जाती है। तो कंट्रीज दैट एक्सपीरियंस हाई इन्फ्लेशन में एक्सपीरियंस अ डिक्रीज इन करेंसी डिमांड एंड देयरफॉर डिप्रिसिएशन इन करेंसी वैल्यू। कैपिटल फ्लो। कैपिटल फ्लो, कैपिटल फ्लो का ही एक इंटरेस्ट रेट्स की वजह से क्या हुआ था, कैपिटल फ्लो अगर हमारे यहाँ से कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, यानी कैपिटल फ्लाइट हो रहा है मोस्टली अगर, तो वैसे ही करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे करेंसी की डिमांड कम हो गई है, और यहाँ से कैपिटल जब किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है तो उस कंट्री की करेंसी की डिमांड बढ़ गई है। तो कैपिटल फ्लो होते ही कैपिटल इनफ्लो होगा, तो करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, यानी करेंसी विल अप्रिशिएट। Capital flow represents a large portion of demand for currency. Large amount of capital inflow going into country appreciates the currency, while capital outflow depreciates. तो जब भी इनफ्लो ऑफ कैपिटल होगा, करेंसी हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, तो अप्रिसिएशन होगा। ठीक है, डिमांड और सप्लाई पे फोकस करना है। मनी सप्लाई। मनी सप्लाई refers to money within a country at a given point. The higher the money supply, the lower the currency value and vice versa. अब मनी सप्लाई अगर तुम्हें इनडायरेक्टली देखी जाए तो मनी सप्लाई से करेंसी की वैल्यू का क्या रिलेशन? मनी सप्लाई चाहिए क्यों होगी? क्योंकि वही ब्रेड खरीदने के लिए अगर हमें 10 रुपए लग रहे थे, और वही ब्रेड खरीदने के लिए अगर हमें 100 रुपीज लग रहे हैं, तो हम एटीएम से ज्यादा पैसे निकालेंगे। तो मनी सप्लाई यानी कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, लोग डिमांड मनी की ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन, इनडायरेक्टली क्या, इन्फ्लेशन ज्यादा है, ज्यादा मनी की जरूरत पड़ रही है, तो मनी की वैल्यू जो है, हमारी करेंसी की वैल्यू जो है, डिप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, तो करेंसी की वैल्यू मनी सप्लाई से ऐसे कोरिलेट करती है। तो ये तो करेंसी की वैल्यू डिसाइड करने के लिए कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, कैपिटल फ्लो, मनी सप्लाई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी होती हैं कई कई बार। वो जैसे चाइन, अभी आगे चलो आगे देखते हैं, फिर बात करते हैं उस पर। अब एक्सचेंज रेट्स हिस्टोरिकली कई तरह के होते हैं, जो मेनली है फिक्स्ड एक्सचेंज। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि जो एक पहले 1944 में जाते हैं, तब करेंसी को पेग किया गया गोल्ड के अगेंस्ट। ठीक है, तब गोल्ड स्टैंडर्ड्स होते थे। फिर 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई। ब्रिटेन वुड्स में क्या डिसाइड किया गया कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड की वैल्यू है $35। ये गोल्ड की वैल्यू डिसाइड कर दिया। करेंसीज क्या है, उस गोल्ड के अगेंस्ट, सबकी करेंसी इसी पे थी, पेग थी गोल्ड की वैल्यू, गोल्ड के अगेंस्ट पेग है। ठीक है, पेग यानी फिक्स्ड है ये जितना। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, जब $35 1 आउंस गोल्ड की है, तो वो डॉलर के अगेंस्ट पेग हो गई। डॉलर की वैल्यू अगर बढ़ेगी, तो एज कंपेयर टू, अगर उनके साथ फिक्स है तो उनकी भी वैल्यू बढ़ेगी। उन्होंने फिक्स कर लिया कि हाँ, इस करेंसी के साथ हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो फिक्स है। अगर डॉलर की एक्सचेंज वैल्यू बढ़ रही है, तो हमारी भी बढ़नी चाहिए। डॉलर की घट रही है तो हमारी भी घटेगी। ठीक है, तो द वीकर करेंसी ऑफ द टू करेंसीज इन क्वेश्चन इज पेग्ड और टाइड टू द स्ट्रॉन्गर करेंसी। तो गोल्ड स्टैंडर्ड बाद में खत्म हो गया, जब ब्रिटेन वुड्स का जो इंस्टीट्यूशन की जो भी धीरे धीरे वो खत्म होने लगे। 1968-70 जब एक डिप्रेशन का टाइम आया, वियतनाम वॉर के, जब खुद यूएस ने गोल्ड स्टैंडर्ड के अगेंस्ट अपनी करेंसी को टैग करना बंद कर दिया, तो ब्रिटेन वुड्स वाला सिस्टम खत्म हो गया। तब लोग क्या करने लगे, फिर पहले गोल्ड स्टैंडर्ड पे था, फिर उन्होंने स्ट्रॉन्गर करेंसी यानी कि इस केस में यूएस के अगेंस्ट पैक करने लगे। पैगिंग मतलब कि उसके साथ फिक्स कर दिया है कि वो जहाँ जाएगा वहां हम जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे स्मॉलर इकोनॉमीज that are particularly susceptible to currency fluctuations will peg their currency to a single major currency or a basket of currency। अब क्या है, ट्रेड आपका अगर सिर्फ एक कंट्री से है, तो आप उसकी करेंसी के साथ पैक कर सकते हो। बट अगर अभी आज के ज़माने में ग्लोबलाइजेशन में मल्टीपल कंट्रीज के साथ है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल ट्रेड है, तो आप बास्केट ऑफ करेंसी, मेजर मेजर जो करेंसीज है उनके साथ आप एक बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ पैक कर देते हो। अभी जब नियर देखेंगे तो समझ आएगा क्या नियर में क्या होता है, रियल में क्या होता है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हमने पैक कर दिया। इट इंश्योर्स, अब इसके फीचर्स क्या है कि
इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज दैट encourages फॉरेन ट्रेड। अब स्मॉलर जो कंट्रीज हैं उन्होंने यूएस डॉलर के साथ अपनी करेंसी की वैल्यू पैक कर दी। इससे क्या होगा कि जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड करने से घबराएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि यूएस जो इकोनॉमी है स्टेबल है। ठीक है, तो यूएस डॉलर की वैल्यू मोर और लेस स्टेबल रहती है। तो इनकी करेंसी की वैल्यू उसके साथ पैग है, तो यानी कि इनकी करेंसी की वैल्यू भी स्टेबल रहेगी, तो इसलिए ट्रेड में आसानी होती है। ठीक है, तो इसलिए जब स्टेबिलिटी होती है तो मार्केट फ्लक्चुएशंस जो भी होंगी करेंसी की उसके अगेंस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो स्टेबिलिटी जब भी जहां जहां स्टेबिलिटी होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या है सबसीक्वेंट रिजल्ट, कि जब आप जैसे 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 आप फिक्स कर देते हो एक स्टेबल करेंसी अगेंस्ट, तो आपकी करेंसी स्टेबल हो गई, और स्टेबल इकोनॉमी हो गई, तो स्टेबल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स हो गए। स्टेबल करेंसी का मतलब कि स्टेबल जब इन्वेस्टमेंट्स भी होंगे, यानी कि इन्फ्लेशन रेट्स भी नॉमिनल रहेंगे। ठीक है, नॉर्मल रहेंगे, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। यूएस इकोनॉमी में यूएस करेंसी के ज्यादा फ्लक्चुएट होने का रीजन भी यही है, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। ठीक है, अगर करेंसी इसलिए ज्यादा वैल्यू की जाती है क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो है ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। अब दूसरा आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। तो पहले टाइम था फिक्स्ड वाला टैग्ड वाला, तो वो टाइम 1973 के अराउंड खत्म हो गया। 1973 के बाद ज्यादातर ने कंट्रीज ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कर दिया कि मार्केट जहां ले जाएगा, अब मार्क उस हिसाब से हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। अब मार्केट कहाँ ले जाता है? मार्केट जैसे आपका ट्रेड किसी दो चार कंट्रीज के साथ है, ठीक है, अब किसी के साथ बैलेंस ऑफ पे ट्रेड पॉजिटिव में है, किसी के साथ नेगेटिव में है। तो मार्केट विल डिसाइड कि हाँ, जिसके साथ नेगेटिव में है तो आपकी करेंसी की वैल्यू उसके साथ कम है, जिसके साथ पॉजिटिव में है उसके साथ ज्यादा है। तो ओवरऑल एक आपकी करेंसी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो मार्केट के साथ ही हर रोज चेंज हो रही है, जितना आपका ट्रेड बढ़ रहा है घट रहा है उसके हिसाब से आपकी करेंसी की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, तो ये है फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। ठीक है, फ्लोटिंग इसीलिए क्योंकि मार्केट पे डिपेंड है, मार्केट जैसे बढ़ेगी घटेगी उस हिसाब से आपका जो एक्सचेंज रेट है वो भी फ्लोट होगा। तो इसमें लिखा है देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक और द गवर्नमेंट इन द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो एक जो आइडियल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होगा उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। इकोनॉमी के हिसाब जैसे ही ट्रेड मार्केट चलेगी उस हिसाब से ही आपका करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट या अप्रिशिएट होगी। It is a regime where the currency price of a nation is set by forex market based on supply and demand relative to the other currencies। देखो फ्लोटिंग में अभी कैसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कैसे आया, जैसे मैं बताया था 1944 में ब्रिटेन वुड्स में क्या हुआ कि एक गोल्ड प्राइस सेट हुआ $35 पर आउंस, और जो कंट्रीज थी 44 जो भी कंट्रीज थी उन्होंने अपनी करेंसी को इसके अगेंस्ट पैक कर दिया कि आउंस जब गोल्ड की वैल्यू पैक करने का मतलब क्या है कि गोल्ड की प्राइस जो है $35 पे है। मान लो अगर कुछ टाइम बाद गोल्ड की प्राइस $36 हो जाती है तो उस हिसाब से उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर गोल्ड की प्राइस 34 हो जाती है तो उनकी करेंसी की प्राइस घट जाएगी। तो यानी कि इस पे इन्होंने पैक कर दिया, मार्केट में जो चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, गोल्ड प्राइस पे ही है। ठीक है, या फिर इनडायरेक्टली डॉलर की प्राइस पे, क्योंकि यूएस आया है तो यूएस हर जगह अपना डॉलर तो घुसाएगा ही। तो ब्रिटेन वुड्स क्या था? ब्रिटेन वुड्स यही इंटरवेंशन था यूएस का वर्ल्ड डोमिनेशन की तरफ। अब 1967 में क्या हुआ, रन ऑन गोल्ड, यानी कि गोल्ड की कमी होने लगी हर तरफ। ठीक, तो ब्रिटिश पाउंड की भी काफी डिवैल्यूएशन होने लगा क्योंकि यूएस ट्रेड बढ़ने लगा। तो अब ये ब्रिटेन वुड सिस्टम से लोग थोड़ा कटने लगे कि यहाँ से पैगिंग, अब हम मार्केट को, अब मार्केट में हो सकता है कि मार्केट में दूसरा एक्सचेंज रेट चल रहा हो, मार्केट में डिमांड किसी करेंसी की ज्यादा हो, बट पैगिंग की वजह से उनकी वैल्यू जो है
कम मानी जा रही है बिकॉज इट वॉज पेग टू द गोल्ड प्राइस। ठीक है, तो 1971 में क्या हुआ, निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया कि अब गोल्ड पे डिपेंड नहीं करेगी हमारी करेंसी की प्राइस। तो वहां से स्टार्ट हुआ ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इंडिया में कब आया, इंडिया में मोस्टली 1991 के लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बाद से जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, लेकिन उसका भी स्पेशल नाम, उसे क्या कहते थे, मैनेज्ड फ्लोट या फिर मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, मैनेज्ड कैसे होता है कि जब तक मार्केट के हिसाब से सही चल रहा है एक लेवल में, तब तक तो ठीक है। बट जहाँ ही ज्यादा ऐसा लगता है कि करेंसी की वैल्यू ज्यादा डिप्रिशिएट हो रही है, इससे हमारे ट्रेड पे फर्क पड़ रहा है, तो सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। ठीक है, इंटरवीन कैसे करेगी, while the exchange rate is allowed to float to some extent, authorities may buy or sell their own currency to stabilize or manage its value in response to certain economic goals। अब अपनी करेंसी क्यों, अगर हमारी करेंसी की डिमांड मार्केट में कम हो गई है, डेप्रिसिएशन का मतलब यही है कि हमारी करेंसी की जो डिमांड है वो मार्केट में कम है। ठीक है, तो मार्केट में और करेंसी डालेंगे, सेल करेंगे करेंसी को। ठीक है, या फिर अगर हमारी करेंसी की डिमांड, ज्यादा ही करेंसी हो गई है मार्केट में, मार्केट ज्यादा भी होने का मतलब क्या, डिमांड और सप्लाई कैसे काम करती है कि कोई किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है बट डिमांड कम, तो सप्लाई ज्यादा होने और डिमांड कम होने पे क्या होगा, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लोग कम लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें डिप्रिशिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर आगे देखेंगे कि हम फिर भी अपनी करेंसी को कभी कभी खुद ही डिवैल्यूएट या डिप्रिशिएट क्यों करते हैं, बिकॉज हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव है, हमें एक्सपोर्ट भी करना है। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए उस हमारी करेंसी की वैल्यू थोड़ा डिवैल्यू करनी, डिप्रिशिएट करनी पड़ेगी, ताकि हम लोग दूसरी करेंसी के अगेंस्ट हमारी चीजें सस्ती लगे लोगों को, तो एक्सपोर्ट में थोड़ा आसानी हो। तो कभी कभी गवर्नमेंट ये भी करती है, अगर हमारी करेंसी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है तो भी कर गवर्नमेंट करती है इंटरवीन करके थोड़ा डिप्रिशिएट करने की कोशिश करती है, ताकि जो हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़े। ठीक है, तो इन इंडिया वी हैव अ सिस्टम ऑफ मैनेज्ड फ्लोटिंग, और डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं इसे। रुपीज अलाउड टू फ्लोट अगेंस्ट डॉलर अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई, बट सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन कीप्स द एक्सचेंज रेट फ्रॉम स्विंगिंग वाइल्डली। मतलब ज्यादा ही ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, ज्यादा अप्रिशिएट भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा अप्रिशिएट होगा तो हमारे एक्सपोर्ट की वैल्यू कम हो जाएगी, हमारा एक्सपोर्ट इनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा, क्योंकि जहां लोगों को सस्ती चीजें मिलेंगी लोग प्रेफर वहीं करते हैं। ठीक है, तो करते कैसे हैं, उन ऑपरेशन को बोलते हैं आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं, आरबीआई विल बाय डॉलर्स इन द ओपन मार्केट अगर रूपी जो है राइज कर रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू जो है अप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है तो आरबीआई विल बाय डॉलर्स इन द ओपन मार्केट एंड कीप द रूपी फ्रॉम बिकमिंग टू वैल्यूएबल। टू वैल्यूएबल क्यों, मेकिंग और एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव। वैल्यूएबल अगर हो गई तो हमारे एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएंगे और हम थोड़ा अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। बाय बाइंग डॉलर्स आरबीआई ऑल्सो बिल्ड्स अप फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो किया क्या यहाँ पे आरबीआई ने, कि हमारी वैल्यू ज्यादा बढ़ रही थी, हमारे एक्सपोर्ट्स जो है थोड़ा इनकॉम्पिटिटिव हो रहे थे, तो डॉलर खरीद लिया, डॉलर की डिमांड बढ़ा दी। डॉलर की डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, हमारी वैल्यू करेंसी की डेप्रिशिएट हो गई। जब करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई तो हमारे एक्सपोर्ट जो है कॉम्पिटिटिव हो गए। ठीक है, अब अगर द वैल्यू ऑफ रुपीज स्लाइडिंग डाउन वेरी रैपिडली, आरबीआई सेल्स डॉलर्स इन दी ओपन मार्केट। तो ज्यादा अगर कम भी हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है ज्यादा, तो डॉलर सेल करके क्या करेंगे, जहाँ सप्लाई बढ़ाएंगे डॉलर की, तो डॉलर की सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, ठीक, और डॉलर सेल करने से क्या होगा, अब इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ी, डॉलर सेल कर रहे हैं, इंडियन करेंसी वापस ले रहे हैं, तो इंडियन करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी।
दिस इज हाउ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट हैपेंस। ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम है वो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम है। तो काफी टाइम से स्टेबल था, इसलिए अभी 2022 में आरबीआई गवर्नर शांतिकांता दास उन्होंने भी बोला था कि हमारा जो है मोस्टली फ्लोटिंग ही है। ठीक है, ओपन मार्केट मार्केट के सप्लाई के साथ चलता है। कभी कभी बहुत ही रेयर इंटरवेंशन होते हैं, जरूरतें नहीं पड़ती, बट फिर भी मैनेज फ्लोट है। आरबीआई कैन इंटरव्यू क्योंकि लॉ है। अगर लॉ ऐसा नहीं होता, इंटरव्यू नहीं है, तो हम कह सकते थे कि हाँ कम्प्लीटली ओपन मार्केट ऑपरेशन ही है इसमें। ठीक है, फ्लेक्सिबल मार्केट रेट से इसमें काम करते हैं। बट अगर क्वेश्चन में आता है तो हमारा जो सिस्टम है वो मैनेज फ्लोट सिस्टम है। और लॉ भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आरबीआई को, जब तो लॉ जो कहता है वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जब के लिए लॉस चाहिए होंगे तो लॉस कौन कौन से, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि अर्ली स्टेजेस में क्या था। फोकस ऑन कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय रेगुलेटिंग द डिमांड ड्यू टू इट्स लिमिटेड सप्लाई। कि पहले ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड था नहीं, तो हम सिर्फ लिमिटेड सप्लाई होती थी, तो डिमांड को हम थोड़ा मैनेज करते थे। जैसे अगर इंपोर्ट इंपोर्ट पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। ठीक है, 91 से पहले इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस क्यों थे, इसीलिए क्योंकि इंपोर्ट अगर हमें करना है तो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा। फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास इतना है नहीं, तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे लगाए जाते थे। एक्सचेंज कंट्रोल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स ऑन सितंबर 19। चलो ये बहुत पहले का हो गया। फिर आता है फेरा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पहले तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया 1947 में। इसको फिर अपडेट किया गया 1973 में। और 1993 तक भी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ही था। तो इसमें कंफ्यूज है डेट्स में। डेट्स थोड़ा ध्यान रखनी है कि फेमा और फेरा, फेमा जो आया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो 2000 में आया। ठीक है, उससे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ही रहा। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट क्या राइट देता है आरबीआई को, डॉलर्स या अदर फॉरेन करेंसीज में को बाय करना, सेल करना। ठीक है, और जो होल्डर ऑफ फॉरेन करेंसी है वो आरबीआई है। आरबीआई को प्रोपराइटर बनाता है फॉरेन करेंसी का। तो इसके लिए जो लॉ है, द लीगल प्रोविजंस, रिजर्व, देखो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ countries foreign exchange reserves and is vested with the responsibility of managing their investment। तो फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन आरबीआई है। किसके थ्रू है, द लीगल प्रोविजंस गवर्निंग फॉरेन एक्सचेंज आर लेड डाउन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो 19 फेमा की बात भी होगी। फेमा वो राइट नहीं रहता है। फेमा आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन नहीं बनाता है। आरबीआई एक्ट 1934 जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन आरबीआई का बनाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना। फेमा कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देंगे कि फेमा राइट देता है या फिर आरबीआई एक्ट। तो अब ये नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये क्या होता है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है क्या। अब ये क्या है, एक इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स में कई सारी चीजें होती हैं, उनका वेट होता है। वेट मतलब, अब मान लो फॉरेन करेंसी के टर्म्स में देखते हैं। 5 कंट्रीज हैं, यूएस से, ब्रिटेन से, चाइना से, फ्रांस से, जापान से हमारा ट्रेड है। ठीक है, उनका अलग अलग वॉल्यूम होगा। ठीक है, इनसे मान लो भी 20%, 30% मान लेते हैं यूएस से, 10% ब्रिटेन से है, 20% जापान से, तो उसी हिसाब से उनकी करेंसी का वेट उस इंडेक्स में रखा जाएगा। ठीक है, 20%, 30% वैल्यू यूएस को दी गई, 10% ब्रिटेन को दिया गया, 20% जापान को दिया गया। ठीक है, अब उनका वेट उसमें हो गया। अब वो सारा मिला के जो इंडेक्स का वैल्यू आएगा उसे बोलते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब ये डिसाइड क्या करता है, जैसे हम
जब भी बात करते हैं कि रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, तो मार्केट जब भी न्यूज आती है तो हम मोस्टली डॉलर्स के टर्म में बात कर रहे होते हैं कि एज कम्पेयर टू डॉलर। तो डॉलर के साथ हो सकता है कि हमारा जो ट्रेड है अभी, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में हम थोड़ा नेगेटिव में चल रहा है, तो इस वजह से हम डॉलर की कंपैरिजन में कम है, इसलिए हम हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है एज कम्पेयर टू डॉलर। बट हमारा ट्रेड सिर्फ यूएस से तो है नहीं, बहुत सारी अदर कंट्रीज से भी है। तो वो जो ट्रेड है वो इसमें दिखाता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में। ठीक है, इनके साथ जिस 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 वैल्यू का ट्रेड है, जिस लेवल पे ट्रेड है उसका, उसके वेट के हिसाब से हम इसमें इंक्लूड करते हैं, फिर उसका एवरेज निकालते हैं। तो वो एवरेज जो होता है वो होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो अब ये जो इंडेक्स है वो क्या बताएगा कि जब जब भी ये इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो रुपए की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। वो कैसे? कि मान लो 5 चीजें एक बास्केट में रखी हुई है, ठीक है, उसके लिए पहले 1 रुपए चाहिए था। ठीक है, अब 0.78 रुपीज चाहिए उन्हीं 5 चीजों के लिए। ठीक है, या 0.80 चाहिए उन्हीं के लिए। इसका मतलब क्या है कि कम पैसे में उतना ही हमें मिल रहा है, यानी कि रुपए की वैल्यू बढ़ गई है। या वाइस वर्सा ले लेते हैं, इंडेक्स की वैल्यू बढ़ गई कि 1 रुपए में हमें 1.2 नीर मिल रहा है। नीर को अगर हम करेंसी मान लो, एक करेंसी है नीर। ठीक है, तो पहले हमें 1 रुपए के लिए 1 नीर मिलता था। ठीक है, अगर हम आज की डेट में देखें, मान लो कि 1 रुपए में हमें 1.2 नीर मिल रहा है, यानी कि रुपी स्ट्रांग हो गया है, उतने में ही ज्यादा चीजें खरीद पा रहा है। तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो डिसाइड करता है कि करेंसी हमारी कितनी स्ट्रांग। ठीक है, अगर वो बढ़ रहा है तो करेंसी यानी हमारे रुपए की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, अगर वो घट रहा है तो रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। तो बास्केट, एक बास्केट है पूरी, तो उसमें क्या है 36 जो भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनकी मेजर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, सारे ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनकी करेंसी का उस बास्केट में इंक्लूड किया गया है। और जब भी आता है मीन, वेट, एवरेज, इसका मतलब यही होता है कि जितना परसेंटेज उनके उनके साथ ट्रेड है उतना वैल्यू उस करेंसी की उसमें दी गई है। ठीक है, अगर किसी को हमें 100% में सबको इंक्लूड करना है, तो उनकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से करेंगे ना, कि किसके साथ कितना ट्रेड है उसके हिसाब से, तो इसीलिए वेट एवरेज बोल। यार किसी के साथ ज्यादा ट्रेड है तो उसको ज्यादा वेट मिलेगा इसमें, किसके साथ अगर कम ट्रेड है तो उसका वेट कम होगा इसमें। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी के साथ किसी का वेट अगर इसमें ज्यादा है, मान लीजिए कि हम ग्रेट ब्रिटेन से ट्रेड कर रहे हैं, उनके साथ उन उनका वेट इसमें काफी ज्यादा हो गया और उनके साथ ट्रेड डिफरेंसेस ज्यादा हो गए, तो सिर्फ एक कंट्री के साथ हमारे ट्रेड डिफरेंसेस की वजह से नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है ज्यादा बढ़ सकता है या घट सकता है। तो इसलिए कभी वेट जानना जरूरी होता है कि अगर इनका ज्यादा वेट है तो वो ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं हमारे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को। ये तो हो गया नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब जैसा हमने जीडीपी में भी देखा है, नॉमिनल और रियल के बीच में कहीं भी किसी भी चीज की बात हो, नॉमिनल रियल में इन्फ्लेशन आ जाता है बीच में। ठीक है, रियल का मतलब क्या है? एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन में कैसे एडजस्ट करते हैं? अब मान लो सेम चीजें हैं, एक एप्पल है, वो यहाँ पे 60 रुपीज का है। ठीक है, और ब्रिटेन में 1 पाउंड का है। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग का 1 पाउंड, या एग्जैक्टली लेते हैं, मान लो 90 रुपीज का है और वहाँ पे 1 पाउंड का है। ठीक, तो ये अभी क्या कर नॉमिनल वैल्यू हो गई। बट हो सकता है कि वहाँ पे अभी भी हमारे यहाँ 90 का हो और वहाँ इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो वही चीज 1 से ज्यादा कॉस्ट कर रही है, 1.2 पाउंड। ठीक है, तो इसी को अगर हम एडजस्ट करेंगे इन्फ्लेशन में, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा है, इसलिए पाउंड की वैल्यू जो है, मतलब उसी चीज की वैल्यू वहाँ पे ज्यादा दिखा रही है। एक असली वैल्यू तो उसकी 1 पाउंड ही है,
ठीक है, 90 रुपीज हमारा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा, वहां बढ़ा, तो इसलिए जो इन्फ्लेशन का रेशियो होता है उसे हम इसमें एडजस्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, और रियल, तो दोनों में चीज वही होगी। जब बढ़ेगा ये भी, जैसे रियल बढ़ रहा है, नियर बढ़ रहा है, तो रियल भी बढ़ेगा। मेन चीज है कि बस इन्फ्लेशन को हम हटा देते हैं इसमें से, तो वो आ जाता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ज्यादा इसमें और दिमाग नहीं लगाना है, इन्फ्लेशन हटा देंगे। जब भी नियर की वैल्यू बढ़ेगी, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, नियर की वैल्यू घटेगी, रुपए की वैल्यू घटेगी। Simple। इसमें बास्केट ऑफ करेंसीज है, वेट एवरेज का मतलब समझ आ गया कि वेटेड इंडेक्स जो है, ट्रेड के हिसाब से उनका वेट इंडेक्स में हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, ये होते हैं नॉमिनल। अभी देखो आगे जब हम लोग वो भी देखेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी, तो उसमें इन्फ्लेशन और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसको और डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी से इतना इम्पैक्ट क्यों पड़ जाता है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, मान लो कि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कैसे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, एक ही चीज, हमारे यहाँ सैलरी है 40,000 है, तो वहाँ की $1,000 पर मंथ। ठीक है, बट वो $1,000 में अपना महीना काट सकता है। ठीक है, यहाँ 40,000 में काट सकता है। रीजन क्या है कि डिफरेंस तो बहुत सारा दिख रहा है, बट हमारी अगर 100 रुपए में कोई चीज खरीद सकते हैं, और वो वहां पे उसी चीज को अगर $2 में खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये है, अब डॉलर की वैल्यू क्या है, 75 80 रुपीज, 80 रुपीज करीब है करंट के हिसाब से, तो वो वही चीज $160 में खरीद रहे हैं। अगर हम करेंसी को कन्वर्जन करें, तो वही चीज वो $160 में खरीद रहे हैं, तो हम $160 में ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। तो इसीलिए जब परचेजिंग पावर पैरिटी में हम कन्वर्ट करते हैं, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो कई प्लेसेस ऊपर चली जाती है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, इन्फ्लेशन को ही एडजस्ट कर देते हैं कि वही उतने ही अमाउंट में अगर हम ज्यादा चीजें खरीद पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उस इकोनॉमी के कंपैरिजन में इतने गरीब नहीं है जितना दिखाया जाता है कैलकुलेशन से, कि वो इतने $1 ट्रिलियन में इतने में है। तो ये एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं है। जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी में जाते हैं, तब हम थोड़ा रियलिस्टिक कंपैरिजन में पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी ऐसे डिसाइड होती है, ऐसे हम उस इंडेक्स में, उस कंपैरिजन में ज्यादा ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सचेंज रेट्स थे। अब देखो ये क्वेश्चन, with reference to the Indian economy, consider the following statements. An increase in nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee. ठीक है, तो अभी बताया था जब भी अप्रिशिएट होगा, यानी कि appreciation of Indian rupee. An increase in real effective exchange rate indicates an improvement in trade competitiveness. ऐसा कुछ नहीं, तो देखो वो बढ़ रहा है, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बढ़ रही है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से, ये बढ़ने से। क्यों? क्योंकि नील बढ़ रहा है, तो रियल भी बढ़ रहा है, रुपए की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, रुपए की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता नहीं है, घटता है। ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा, तो इसलिए an increased trend in domestic inflation related to inflation in other countries is likely to cause increasing divergence between near and rear. इन्फ्लेशन जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा डिफरेंस नियर और रियर में नजर आएगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन, इसीलिए इसमें से इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं ताकि हम रियल वैल्यू देख पाए। तो टू एलिमिनेट हो जाएगा, 1 and 3 विल बी द राइट आंसर। द इफेक्ट ऑफ devaluation of a currency is that it necessarily improves the competitiveness of domestic exports in the foreign markets.
करेंसी डिवैल्यू करते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, ठीक है। इंक्रीज इन द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डिवैल्यूएशन का मतलब ही यही है कि डिक्रीज इन द वैल्यूएशन डोमेस्टिक करेंसी एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी। तो इंक्रीज नहीं डिक्रीज होना चाहिए था यहाँ पे। improves the trade balance. Devaluation does not improve the trade balance. ठीक है ठीक है। सिंपल तो फिर वन आ जाएगा, वन विल बी द राइट आंसर। तो ये फॉरेन एक्सचेंज के बारे में इतना था, फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चंस जब भी आए तो फॉरेन एक्सचेंज से क्या क्या, पहली चीज कि क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं, ठीक है। जब भी हम बॉन्ड मार्केट की बात करेंगे, कोई अगर दूसरी कंट्री इंटरेस्ट रेट्स अच्छे दे रही है तो हमारे यहाँ से हमारी करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी। तो जब भी आप क्वेश्चन में दिमाग लगाएं तो डिमांड एंड सप्लाई पे लगाएं, ठीक है। अगर जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा है उसका वैल्यूएशन ज्यादा होगा, जिस करेंसी की डिमांड कम है उसका वैल्यूएशन कम होगा। जब हम दो करेंसीज की बात करते हैं, ठीक है, तो उनके ट्रेड की बात होगी, बट जब भी नियर की बात करते हैं तो बास्केट ऑफ करेंसीज की बात करते हैं। जब भी करंट में होगा कि सिर्फ अगर डॉलर के साथ ही हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी करेंसी वीक हो गई है, क्योंकि करंट सिचुएशन में हमारा ट्रेड बहुत सारी कंट्रीज के साथ है। तो करेंसी की वीकनेस और स्ट्रांगनेस सिर्फ डॉलर के साथ कंपैरिजन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक। डॉलर के कंपैरिजन में चाहे वीक हो जाए, डिप्रिशिएट कितना भी हो जाए, बट हो सकता है कि हमारा ट्रेड दूसरी कंट्रीज के साथ बढ़ रहा हो तो हमारी करेंसी की डिमांड ज्यादा हो, ठीक है। तो ये चीजें, ये दो चार चीजें ध्यान रखना। तो आज इसमें इतना ही। हाँ दिव्यांशी। गुड इवनिंग सर। गुड सर जो इवनिंग। मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किया था वो भी इसी से रिलेटेड था, वो कैपिटल फ्लाइट वाला। हम्म। एक तो वो भी क्लियर कर दीजिए बस एक बार की, सेकंड हाँ पॉइंट बोल उसका। मुझे। क्वेश्चन बताऊं? हाँ बताओ। अच्छा एक मिनट से देखना पड़ेगा। वेट मिनट। हाँ सर ये रहा, इसमें तीन ऑप्शंस दिए हुए थे ना, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन था कैपिटल फ्लाई। मतलब सारे ऑप्शन बताऊं या जो एक मुझे स्पेसिफिक पूछना था वही बताऊं? क्वेश्चन बता दो पहले। क्वेश्चन में सर काफी बड़ा, अच्छा सही इससे नहीं है, मैंने आपको अलग से भेजा था वो। चलो फिर हम डिस्कस कर लेंगे उसमें। हाँ, मैंने आपको दोबारा से भेज दिया। तब तक और किसी के क्वेश्चन का बता दो। सर हाँ। सर मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि नीड इंक्रीज होने से करेंसी अप्रिशिएट कैसे हो रही है। नीड इंक्रीज होने से मतलब देखो, मान लो कि अगर मुझे 1 रुपए में 5 एप्पल्स मिलते थे, ठीक है, और यस। उसी 1 रुपए में मुझे 6 एप्पल्स मिलने लगे, हम्म। तो इसका मतलब क्या है, करेंसी की वैल्यू बढ़ गई ना। नहीं समझ आया? एक नहीं। रुपए में अगर मैं ज्यादा एप्पल खरीद पा रहा हूँ तो करेंसी की वैल्यू बढ़ी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो बढ़ गई। नीड ऐसा ही है, इंडेक्स है, मतलब एक बास्केट ऑफ करेंसीज है कि अगर अगर 1 रुपए में मेरे पास ज्यादा करेंसीज आ रही हैं, पहले मेरे हम्म पास 1 रुपए में 100 नीड आता था, ठीक है, हम्म और आज के दिन में 102 आ रहा है 100 रुपए में। नीड क्या है, इंडेक्स है कि करेंसीज, ये करेंसीज हैं, इनको मिला के कि इतनी करेंसीज हमें 100 रुपए में इतनी मिलेगी, या 1 रुपए में हमें इतनी करेंसीज मिलेगी, ठीक है। नीड में 36 अलग अलग तरह की करेंसीज हो गई, ठीक है। मान लो एक प्लेट की तरह कि हम 36 तरह के खाने हैं, 36 तरह की डिशेज हैं, 1 रुपए में हमें इतनी मिलती है। अब अगले दिन हम्म। क्या हुआ कि हमें कुछ और ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वैल्यू बढ़ गई ना करेंसी की, हमें करेंसी और ज्यादा मिल रही है। सीधी सी बात है, बास्केट ऑफ करेंसीज है,
तो हमें हम्म। अगर 1 रुपए में ज्यादा करेंसी मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू बढ़ गई है हमारी करेंसी की। और यस सर यस। दूसरी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, ऐसा ही ना? दूसरी करेंसी की वैल्यू एज कम्पेयर टू माई करेंसी। माई करेंसी वो कम हो गई है। हाँ, हम्म। ऐसे और सर सबके लिए नहीं, हमारे लिए हो सकता है ना, सिर्फ हमारे लिए। हाँ। इस वाले जो ये जो क्वेश्चन है हम्म, इसमें नेसेसरली वर्ड लिखा हुआ है, इस वजह से थर्ड वाला करेक्ट नहीं है, या फिर वो उसका डिवेल्युएशन का फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है ना। नेसेसरीली, हाँ वर्ड यही है नेसेसरीली। देखो, जब भी ये आता है तो हम करंट की बात करते हैं ना, डे टू डे की। जब भी करेंसी डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन मतलब 1 दिन और 2 दिन की बात है, ठीक, या 1 मंथ की बात है। तो जब भी आप सिर्फ करंट और डे टू डे की बात करें, इमीडिएट इफेक्ट्स की बात करो, जब भी क्वेश्चन पूछे ना तो वो ज्यादातर इमीडिएट इफेक्ट्स की बात ही करता है। तो ये तो इम्प्रूव, लॉन्ग होगी। हाँ, हाँ ये लॉन्ग टर्म की बात, ट्रेड बैलेंस, तो इमीडिएट इफेक्ट्स की बात हो रही है। और सर जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक बार वो दोबारा बताना। ये नहीं, हाँ ये वाला। which one of the following is not the most likely measure the government takes to stop the slide of Indian rupee? यानी कि करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है, इनमें से कौन सा स्टेप गवर्नमेंट नहीं लेगी करेंसी के डिवैल्यूएशन को रोकने के लिए? कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। ठीक है, नॉन एसेंशियल गुड्स हमें करना क्या है, डिमांड दूसरी करेंसी की कम करनी है ना। यस सर। 2 तरीके, तो इंपोर्ट्स कर करेंगे, इंपोर्ट कर करेंगे तो हमें डिमांड फॉरेन करेंसी की कम होगी, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये मेजर तो लेंगे ही। अगर हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है तो हम्म। एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इंपोर्ट कम करेंगे। तो पहला मेथड तो होगा ही एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रूपी डोमिनेटेड मसाला। रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स मतलब अपनी करेंसी की डिमांड बढ़ा रहे मार्केट में। डिमांड बढ़ेगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी, तो ये स्टेप भी लेंगे। यस सर। ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कंडीशन, अगर हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बहुत सारी कंडीशन होती हैं कंपनीज के लिए, कितना ले सकते हो इस कंट्री से, लेना है या नहीं लेना। अब जब बढ़ाएंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। जब भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है तो करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट होती है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में क्या होगा कि हम दूसरी करेंसीज में बोरो कर रहे हैं। बरोबर, राइट। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेजर है, बाद में हमें वापस करना पड़ेगा उनकी करेंसी में, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म लोन्स होती हैं 8-10 साल के। बट जब हम बोरो कर रहे हैं तो इस समय हमारे पास जो है फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, हमारी रुपये की वैल्यू अप्रिशिएट होगी। तो ये स्टेप भी लेंगे। इसमें भी देखो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात आ गई। शॉर्ट टर्म में हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करेंगे इमीडिएट। इमीडिएट मेजर जो होगा ये होगा फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब कि वो हम तो अपनी अपनी मार्केट में पैसे ज्यादा डाल रहे हैं, ठीक है, और रुपये ज्यादा, कि लोगों के बीच करेंसी पैसा ज्यादा है, वो तो इन्फ्लेशन बढ़ाएगा या और करेंसी को उसमें। डेप्रिशिएट कर। हाँ, तो ये मेजर नहीं लेंगे, ठीक है। ये इसलिए नॉट लिखा है, नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर। ठीक है। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन,
चलो क्वेश्चन तुम्हारा सेपरेटली रख लेंगे, फोन मेरे पास है नहीं इसमें, ओके टेलीग्राम या तो सर, ऐसे ही बोल दो, तुम्हें बोल देख दूं? लेते मैं हैं। स्टेटमेंट्स बता देती हूँ हाँ सर। पहला स्टेटमेंट मतलब मुझे फर्स्ट एंड थर्ड तो आ गए थे समझ, सेकंड डाउट था। तो अब मैं मतलब तीनों बताऊं या सिर्फ अपना डाउट वाला बताऊं? क्वेश्चन बताओगे तब तो मुझे हाँ। समझ आएगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट ये है, हमें हम्म। करेक्ट बताने हैं तीनों में से। पहला स्टेटमेंट है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। हम्म। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। हम्म। थर्ड इज, devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with external commercial borrowings. ठीक है। अब सही ये तीन स्टेटमेंट है। अब इसमें ऑप्शंस है 1 2 2 3, 1 3 एंड 1 2 3। तो देखो, कैपिटल फ्लाइट से क्या क्या होता है ना। मेन चीज की कैपिटल फ्लाइट की बात करें। हम्म। कैपिटल फ्लाइट का मतलब कि हमारी तो करेंसी की यहाँ वैल्यू से अच्छा सॉरी। करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट होगी। यस सर। कैपिटल आउटफ्लो में हम्म। वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। ठीक है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगी? हमें उनकी पे करना है डॉलर्स में या दूसरी करेंसीज में, हमें उन्हें खरीदने के लिए ज्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, यही पॉइंट था। मतलब है ना। हमें, क्योंकि हाँ हमारा वैल्यू, क्योंकि हमारी जो रुपी है वो डिवैल्यूएट हो गया है, इसीलिए अब हमें हाँ। ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि करेक्ट। हमें उनको तो डॉलर में या यूरो में जिसमें भी वो मांगे उसमें देना है, हम्म। तो उससे खरीदने करेक्ट। के लिए हमें ज्यादा पैसे लगेंगे। तो ये बस यही डाउट था सर। थैंक यू। तो चलो फिर। और मुझे एक काम करना, इकोनॉमी की क्लास के लिए और टॉपिक्स दे देना, ठीक है, जो जो और लगता है कि हाँ वो कवर करने अच्छे से समझाना। बाकी अपने साइड से देखो, मैं इन्फ्लेशन, ठीक है, हम्म। बजट, बजट की इंप्लीकेसीज, ठीक है, क्या क्या है, और इकोनॉमी के और टर्म्स की, हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड, ये सारी चीजें ये और कवर सर करना। एक वो टैक्स बायंसी और टैक्स हाँ। इलास्टिसिटी, दो हम्म। टर्म। ठीक है, यही कह रहा हूँ मैं, ये टर्म्स ही भेज देना, ठीक है, जो तुम्हें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आगे जाओ। हेलो। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे मतलब हाँ, लास्ट ईयर का भी देखना पड़ेगा क्या? क्योंकि इस बार तो इंटरिम बजट आया है ना, तो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट दोनों का लास्ट ईयर का भी देखना पड़ेगा क्या? इकोनॉमिक सर्वे और ये सब नहीं करना, देखो मेन से ये ज्यादातर होता है कुछ जो स्कीम्स वगैरह है, वो मैं तुम लोग को जैसे मैसेज में भेजता हूँ ना, उसमें से ही हम्म। भेज रहा हूँ। एक दो अभी ओके। भेजी और भी भेजूंगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए ज्यादातर होती हैं जो स्कीम्स डिस्कस की गई, क्योंकि इंटरिम बजट में क्या होता है, इंटरिम बजट में गवर्नमेंट अपनी थोड़ी सी तारीफें करता है कि ये स्कीम्स हमने लॉन्च की थी, तो उसमें ये एडवांटेजेस हुए हैं, इतने लोगों को प्रॉफिट हुआ है, इसी स्कीम को हम और थोड़ा बढ़ा रहे हैं, इसके लिए थोड़ा और पैसा चाहिए, ऐसे करते हैं। ठीक है। तो ठीक है जब सर। उन स्कीम्स के नाम बजट में आ जाते हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो बजट में से ही मैंने दो तीन भेजी और भी ऐसे, और तुम्हें दूंगा, तो उसका थोड़ा सा नोट्स बनाते रहो, स्किप मत करना उसे, क्योंकि ओके सर। हो सकता है कि किसी डायरेक्ट स्कीम के फॉर्म में नहीं, किसी और फॉर्म में हो जाए, आ जाए, हो सकता है एक दो स्कीम डायरेक्टली भी पूछ ले। तो हर तरह से मैं थोड़ा कवर्ड रहना, और रोज के 10-15 मिनट, कोई बेकार चीज नहीं है ना, उससे अगर दो चार क्वेश्चन हो जाते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है सर। पूरा बजट, पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने से तो अच्छा है। ठीक है। ये सर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं परसों। स्टे हेल्दी, और आगे इन्फ्लेशन डिस्कस करते हैं फिर। चलो, गुड नाइट। सर हाउ इज योर हेल्थ नाउ? अभी तो पानी पी पी के मैंने सही कर लिया, मोस्टली वही था, फूड पॉइजनिंग की वजह से, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स, और ओके। तो उसे कंसंट्रेट नहीं हो रहा स्क्रीन पे, इसीलिए मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन भी मिले थे घर से कि हाँ स्क्रीन पे ज़्यादा फोकस, तो इसलिए शायद तुम लोग के रिस्पॉन्सेज भी कम ही होंगे फोन पर। आपसे मिलेंगे, ठीक है। ओके सर, टेक केयर सर।
ओके, चलो गुड नाइट।